हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लगभग मुझे लगता है 1.5-2 महीने से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया था। और कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट भी, काफ़ी बच्चों ने किया था क्योंकि वो हेड ऑपरेटर के लिए बहुत परेशान हो गए थे। मैं उनको रिप्लाई भी किया था कि क्यों मैं नहीं बना पा रहा हूँ और क्या कारण थे। मैं बीच में थोड़ा सा रिकवर किया था, फिर से मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी। नहीं तो वीडियोज़ बहुत पहले ही आ गए होते। चलिए, जो भी चीज़ें थी, जो हेड ऑपरेटर के बच्चे हैं, मैं उनको उन्हीं के लिए ये वीडियो मेनली मैं लेके आया हूँ। खासकर जो बच्चे हेड ऑपरेटर के और असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं यूपी का। देखिए, सिलेबस को मैंने लिख रखा है। कुछ चीज़ें बहुत मोटी मोटा आपको ऊपर से बताना चाहूँगा। आप लोग मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो एक बार आप लोग पूरा देखिए। ज़्यादा बड़ा ये वीडियो नहीं होगा, मुझे लगता है मुश्किल से 7 से 8 मिनट का मैं ये वीडियो मैं बनाऊंगा मैं। बट इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा कि असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के बच्चों में जो साइंस का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या बारीकियां हैं और आपको उनको किस तरीके से लेके चलना है। थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। देखिए, टॉपिक लगता है जैसे एक जैसा है, बट एक्चुअली एक जैसा है नहीं। टॉपिक दोनों अलग अलग हैं। कई चीज़ों की इसमें हम बात करेंगे। मैं ये भी बताऊंगा कि आप इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर कर सकते हैं, टू द पॉइंट। कितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है आप उतना ही पढ़ें, उतना ही मैं आपको बताऊंगा भी। और जो बच्चे पहले से मेरा वीडियो देखे हैं उनको पता भी होगा कि मैं टू द पॉइंट बातें भी करता हूँ, मैं इधर उधर की बातें भी नहीं करता हूँ। सिलेबस मैंने ऑलरेडी से मैं लिख के लाया हूँ, आपको कुछ चीज़ें बहुत मोटी मोटा बता देना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं साइंस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, एक तो क्या, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी हूँ और मुझे इन चीज़ों के बारे में अच्छे से मैं पता है। और मैं इसके लिए आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका जो एग्जाम ये होने वाला है हेड ऑपरेटर और असिस्टेंट ऑपरेटर वाला, मैंने सभी बच्चों से ऑलरेडी मैंने पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि ये जो दोनों पोस्ट है कितनी ज़्यादा मतलब ये अच्छी पोस्ट है। उसका रीज़न मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। आप सब कुछ कर सकते हो, साथ में पढ़ाई भी कर सकते हो, जॉब भी आप टैकल कर लोगे। बहुत ही बढ़िया चीज़ है यार। इसमें आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, शायद आप लोग में से कुछ यदि हो जाएंगे उनको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए दोस्तों, इस साइंस का पोर्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो सामान्य ज्ञान और जो आपका विज्ञान का जो टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, ऑब्लिक करके दे रखा है। मतलब सामान्य ज्ञान लिखा है, फिर ऑब्लिक करके सामान्य ज्ञान लिखा है। सॉरी, सामान्य विज्ञान लिखा है और ऑब्लिक करके सामान्य ज्ञान लिखा है। तो उन दोनों से क्वेश्चंस आएंगे, बट ठीक है। बट मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ, लेकिन कम से कम 60% क्वेश्चन आपके जो होंगे वो आपके ये साइंस पोर्शन के उसमें से आएंगे। साइंस से 60% आएगा, 40% आपके जीएस का पार्ट आएगा। ठीक है। जीएस में देखिए बहुत ज्यादा डिफरेंस लड़के क्रिएट कर नहीं पाते क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है और जीएस का कोई अंत नहीं है। साइंस के जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, टू द पॉइंट आप पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और इस पे आप दिमाग लगाइए और इस पे करिए। ये चीज़ ऐसी भी नहीं है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम भी होगी इन सब चीज़ों से, मुझे पता है। थोड़ा सा जो जिन्होंने 12th के बाद कुछ और सब्जेक्ट ले लिया है या उन्होंने बीए किया हुआ है या फिर और किसी बैकग्राउंड उनका रहा है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन ये है, ठीक है। मैं जो वीडियो में इस पर बात करना चाह रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं लेके आया हूँ उस पर मैं आपकी सीधा बात करता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, ये जो आपका सिलेबस है ना, ये असिस्टेंट ऑपरेटर वालों का है। ये सिलेबस आपके असिस्टेंट ऑपरेटर वालों का है। ठीक है, ये असिस्टेंट ऑपरेटर का है। और ये जो दोस्तों आपका सिलेबस लिखा है वो हेड ऑपरेटर का है। ये आपका सिलेबस दोस्तों हेड ऑपरेटर का है। अच्छा, इसमें दोस्तों आप एक चीज समझिएगा, मैंने यहाँ पे जो ये चीज ऐसे लिख रखा है ना, ये और ये जो मेजरमेंट लिख के ऐसे मैंने एरो बनाया हुआ है, ये आप ये समझ लीजिएगा, ये जो तीनों पॉइंट है ना सिलेबस के, ये आपका सिलेबस असिस्टेंट ऑपरेटर में भी ये सिलेबस आपके में है। और जो बाकी जो टॉपिक्स है वो हेड ऑपरेटर का साइंस का अलग है, असिस्टेंट ऑपरेटर का अलग है। आप कुछ सिलेबस से देख रहे होगे कि इतना जो ये पूरा टॉपिक है दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेटर का, वो हेड ऑपरेटर में नहीं है। मतलब इनका सिलेबस लगभग देखा जाए तो 90% असिस्टेंट ऑपरेटर का सिलेबस डिफरेंट है। बाकी ये जो टॉपिक आपके हैं ये आपके हेड ऑपरेटर के हैं। ठीक है, हेड ऑपरेटर वाले बच्चे खासकर इस बात को समझने की कोशिश करिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आपका साइंस का सिलेबस बड़ा भी नहीं है, बहुत टू द पॉइंट आप चीज़ें पढ़ के कर सकते हो, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है। आप इस बात को समझिए, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट भी आप देख रहे हो लगातार बढ़ रही है। जिस समय नोटिफिकेशन आया था ये समझ में आ रहा था कि हाँ जून जुलाई तक एग्जाम इसके हो जाएंगे, बट जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं अभी कुछ लग नहीं रहा है अभी। ठीक है, इनका जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी वो भी काफ़ी लेट हो गई है। तो मुझे लगता है कि हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ये जब भी इनका नोटिस आएगा सब लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाएंगे। मैं ये आपको कहना चाहूँगा, ये इनका नोटिस जब आएगा ना, ये डायरेक्ट बताएंगे कि 20 दिन बाद इनका एग्जाम है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहो, चीज़ें करते रहो। डिपार्टमेंट के अंदर की बातें बहुत कम ही लोग जान पाते हैं यार। यूट्यूबर सीधा इधर से देख के अपनी बातें, उनकी बातें सुन के, इनकी बातें सुन के वीडियो बनाते हैं।
इन सब चीज़ों पे ना जाइए, अपना जो टॉपिक कंप्लीट करना है उसको टू द पॉइंट कवर करिए और कंप्लीट करिए जल्दी से। डायरेक्ट हम लोग अब सिलेबस पे आते हैं, इधर उधर बातें नहीं करते हैं। ये जो दोस्तों मैंने सिलेबस, मैंने काफ़ी एनालिसिस भी किया, मैंने एनसीईआरटी के मैं बुक्स वगैरह भी मैं पूरा रिफर किया, मैंने देखा भी इन सब में कि ये सब टॉपिक कहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स में दिए हुए हैं। पहली बात तो मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, जो भी नए बच्चे देख रहे होंगे वो इस बात को समझ लें कि दोस्तों ये जो आपका सिलेबस दे रखा है ना, या ये जो आपका सिलेबस दे रखा है असिस्टेंट ऑपरेटर, इसमें एलिजिबिलिटी 12th है, इसमें डिप्लोमा है, ठीक है। आप इस बात को दिमाग में बना के रखिए कि आपके सिलेबस में जो दोस्तों क्वेश्चन है वो 10th के लेवल के ऊपर के नहीं आएंगे। जो बच्चे 11th और 12th के बारे में सोच रहे हैं, वो पढ़ने का सोच रहे हैं, तो मैं उनको बार बार यही बोलूंगा, बच्चों आप अपना समय न बर्बाद करिए, उसमें समय आपका बहुत जाएगा और आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। आप केवल क्लास 10 तक का साइंस पढ़ने की कोशिश करिए, वो भी मैं ये बोलना चाहूंगा, वो भी आप जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल के चक्कर में आप न पड़े। ऐसे न्यूमेरिकल जो टू द पॉइंट फार्मूला बेस्ड हो, कि आपको फार्मूला पता है, आपने वहां पे वैल्यू पुट की, आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल और वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, चीजों के थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो आप पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद उनके फार्मूलाज का एक शीट बनाइए, टॉपिक वाइज सारे फार्मूलाज एक पेज पे आप लिखते चलिए, उनको फ्रीक्वेंटली आप रिवाइज करिए। जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, पीछे दे रखा रहता है, एग्जाम्पल्स भी दे रखे रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत से मार्केट में भी बुक अब आ गई हैं इसकी प्रैक्टिस सेट टाइप में, तो आप उनसे उन क्वेश्चन को करिए। हाँ, प्रैक्टिस सेट देख के आप बहुत ज्यादा वो मत सोचिए कि यार इतने टफ क्वेश्चन इसमें है, मुझे नहीं आ रहा है, ज्यादा नहीं सोचिए। ज्यादा करने में क्या होगा यार, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं होता है। आप पढ़ोगे बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करोगे, बट आपको मेहनत बहुत उससे ज्यादा करना पड़ेगा, और आपकी जो बनी बनाई हुई चीजें हैं वो आपकी खराब हो जाएंगी। तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं कुछ चीजें मैं आपको पॉइंट टू द पॉइंट एनसीईआरटी वो चैप्टर वाइज आपके जो सिलेबस में है, वो आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली चैप्टर दे रखा है, मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, आप वो कर लीजिए खासकर। और देखिए एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ, बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बोलूंगा कि क्लास 8 के साइंस एनसीईआरटी में ये चैप्टर है, या क्लास 7th में ये है, या 9th में ये है, 10th में ये है, तो हर एनसीईआरटी आपको हर क्लास की लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक ई पाठशाला करके है, ई पाठशाला, एक ई पाठशाला करके एक ऐप है, आप डालोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये ई पाठशाला का ऐप, आप इसको इंस्टॉल कर लो। इसमें आपको दोस्तों क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है, या फिर एससीईआरटी की बुक है, एससीईआरटी मतलब आप ये समझो कि जो हमारे यूपी में स्टेट की जो स्कूल होते हैं, प्राइमरी या प्री जूनियर हाई स्कूल होते हैं, इनमें एससीईआरटी बुक चलती है, एनसीईआरटी नहीं चलती, एससीईआरटी चलती है। तो ई पाठशाला से आप दोस्तों एससीईआरटी का भी और यहाँ से एनसीईआरटी का भी आप बुक डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन एससीईआरटी पे है, लेकिन एनसीईआरटी तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो। बाकी बहुत से टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें ये डाल के आप चेक करोगे तो आपको बुक्स मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेनली तो हमको एनसीईआरटी से काम है, पहले तो आप इसी बात को समझो। दोस्तों ये जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाला चैप्टर दे रखा है, आपकी क्लास 9th की जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी में, उसमें डायरेक्टली ये चैप्टर दे रखा है। आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी की बुक से डाउनलोड करके पढ़ लो। यार 5-6 टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए आपको बुक्स लेने की अलग अलग जरूरत नहीं है। ई पाठशाला आप डाउनलोड करो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, उसमें क्या है चैप्टर, जरूरी नहीं है सारी बुक भी आप डाउनलोड करो, आप चैप्टर वाइज भी आप टॉपिक को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप क्लास 9 का खोल के आप ये दोनों टॉपिक आप डाउनलोड कर लो, अब ये दोनों टॉपिक डाउनलोड कर लिए, क्लास 9 का आपका हो गया। वर्क पावर एनर्जी भी आपके एग्जैक्टली दे रखा है एनसीईआरटी के 9th के चैप्टर में, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं भाई, और थ्योरी भी पोर्शन भी दे रखा है, आप अच्छे से उसको पढ़ के नोट्स बना सकते हो। यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन का चैप्टर है, इसमें मेजरमेंट का जो टॉपिक है ये भी आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एक्चुअली मैंने लिखा हुआ था ये जहाँ, मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, ये एग्जैक्टली तो दोस्तों इसमें नहीं ये मेंशन था ऐसे करके, बट यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का ऑलरेडी चैप्टर है। मैंने कुछ चीजें इसमें सोचा है कि दोस्तों मैं टॉपिक वाइज जितने भी आपकी ये सब जो टॉपिक्स है ना, जितना हो सकेगा मैं 1 बाय 1, एक दृष्टि की एक क्विक बुक भी आती है साइंस की, उनमें भी ये टॉपिक काफी हद तक दे रखे हैं, सभी तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ काफी कुछ टॉपिक इसके उसमें दे रखे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ ये जो जितने भी दोस्तों ये टॉपिक दे रखे हैं, मैं उनका मैं पीडीएफ बना के मैं आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक डालूंगा, आप लोग उसमें ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मैं उसी में इन सब के पीडीएफ में आपको दे दूंगा। तो क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है आपके पढ़ाई में यार, तो वो अच्छा ही है, आपको नुकसान नहीं करेगा, तो आप वहाँ पे ऐड कर लेना। मैं वहाँ पे उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ऐड हो जाना, अभी तो नहीं, तुरंत तो नहीं, मैं एक बार चीजें और कंपाइल करके एक साथ में पीडीएफ डाल दूंगा।
तो अभी आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना, मैं लगभग एक आध हफ्ते के अंदर मैं उसमें सभी को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा क्विक बुक का। बुक भी लेने की जरूरत नहीं है यार, क्यों बुक खरीदोगे फालतू में। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी भी मैं आपको क्विक बुक से दे दूंगा। रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, ये आपके चैप्टर दोस्तों एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। वाटर का चैप्टर दोस्तों क्लास 7 के एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लास 7 का ये सॉरी ये एससीईआरटी की बुक जो है उसमें दे रखा है, मैंने देखा है, बट ये चैप्टर आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये वाटर का चैप्टर, इसमें यार वैसी चीजें हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, किससे पॉल्यूशन इसमें हो जाता है, कैसे बचाव करना चाहिए, ये सब दे रखा है। ये जो दोस्तों टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, ये आपकी क्विक बुक में भी दे रखा है, मैं वहां से भी आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा। बट इसको आप चाहोगे तो आपको ये एनसीईआरटी की बुक जो आप है ना, आप उसमें देखना, आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, यानी कि कार्बनिक यौगिक हो गया, ठीक है, आपको ये टॉपिक आपको उसमें मिल जाएगा। हाँ देखिए, मैं जैसे आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक रे ऑप्टिक्स का आप टॉपिक देख रहे हो ना, जो असिस्टेंट ऑपरेटर के सिलेबस में हेड ऑपरेटर में नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे ये रे ऑप्टिक्स का जो दोस्तों चैप्टर है ना, आप जब कोई बुक देखोगे एनसीईआरटी की ना 6th-7th में, तो उसमें सिंपल बताया है कि रेस क्या होती है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन के छोटी छोटी चीजें। 7th की बुक में आप देखोगे तो थोड़ा सा उसी को और इलेबोरेट करके फिर उसमें परावर्तन के नियम और ये सब जो है रिफ्लेक्शन, ये सब भी कुछ दे रखा है। और जब आप 8th की जब एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें पूरा लाइट दे रखा है। तो इस जो चैप्टर को आप दोस्तों ना 8th की आप एनसीईआरटी उठा के, या क्लास 9th या 10th की एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दिया होगा, ऑप्टिक्स का लाइट कट दिया होगा, आप वहां से इसको कर लेना, ठीक है। तो ये आपका वहां से भी हो जाएगा, 9th वगैरह से आपका हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये दिया होगा कि नहीं, सेम चैप्टर जिनका मैंने पहले से लिख रखा है वो तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखा हुआ है। ग्रेविटेशन का चैप्टर दोस्तों क्लास 9th की आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 7 में दे रखा है। ये जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो दोस्तों टॉपिक है ना, इसको हिंदी में आप बोलते हैं शायद विद्युत विभव बोलते हैं, और इसको करंट को धारा ऐसे आप बोलेंगे, इसे विद्युत धारा बोलेंगे, ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत विभव। यार ये सब एक डेफिनेशन है, यदि मैं आपको बोलूँ एक डेफिनेशन है, हाँ, बट ये हो सकता है कि चैप्टर के फॉर्म में इनमें और भी चीजें कुछ दे रखी हो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत बड़े नहीं है ये सब। 9th मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 8th और 7th और 8th की क्लास के चैप्टर में एनसीईआरटी में ये सब दे रखा है। तो आप ई पाठशाला, मैंने बोला ना, आप ई पाठशाला इंस्टॉल करो, आधा घंटा आप अपने से भी थोड़ा समय दो, उससे भी चीजें आपको पता चलेंगी। आधा घंटा देके जो भी बच्चे असिस्टेंट ऑपरेटर के या फिर जो भी बच्चे हेड ऑपरेटर के, पहले आप क्या करो, ई पाठशाला से 6, 7, 8, 9, 10th की साइंस की बुक आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद जितने टॉपिक आपके जो है ना दोस्तों, आप देख लो किस में है वो, आप चैप्टर वाइज लिख, कुछ तो मैंने बता ही दिया है, कुछ ऑलरेडी आप जो नहीं बचे हुए वो आप उनको मिला के लिख लो, फिर कुछ करना नहीं है यार, फिर बाकी जो टॉपिक आपके हैं उसको आप उनसे पढ़ लो, खत्म बात होगी। उसमें आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अच्छे मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में समझाया होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनसीईआरटी ऐसी बुक है कि आप यदि थोड़ा सा समझदारी से यदि आप उस बुक को पढ़ें तो आपको किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से वो बुक्स में लिखा होता है। तो आप इन चीजों को करो। ये सब आपको जो है ना दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, और ये ईएम वेव्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, देखिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग में सब बहुत कुछ पढ़ रखा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, बहुत हाई लेवल पे पढ़ रखा है, बट ये आपको जरूरत नहीं है ना, आपको ये जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। इसमें आपको सीधे सीधे जो डिवाइसेस है उनके बारे में पढ़ना होगा, ये फंक्शन क्या करता है, छोटी मोटी बातें होंगी इसमें, आप डायरेक्टली उन चीजों से आप कर सकते हो। और रही बात मुझे जहां से ये सब चीजें मिलेंगी, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं जॉब में हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता है यार कि मैं और भी चीजें बना सकूँ, ठीक है। पेट के बच्चे, पेट का भी फॉर्म आ गया, आपको पता होगा, पेट के लिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं उस पर मैं जीएस की क्लास अपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, और बहुत ही टू द पॉइंट मैं चीज़ें उसमें पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सही तरीके से। आप सभी जो पुराने बच्चे हैं वो जानते होंगे दोस्तों, लास्ट टाइम भी मैंने मेरा पेट में 99.7 परसेंटाइल था। तो किस तरीके से आप कम समय में चीज़ें कर सकते हो। पढ़ाया तो बहुत कुछ चीज़ें जाया जा सकता है कि आप बहुत चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है और कितना ही पढ़ना है यार, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर भी आप अपने से पढ़ रहे होगे, आप दिन भर वीडियो तो नहीं देखोगे ना 10 लोगों के, तो छोटे छोटे वीडियो ही मैं पेट का भी लेके आऊँगा। बट अभी यदि, हाँ ये मैं बोलूँगा, यदि आपको इनमें से किसी टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम होती है तो मैं कोशिश करूँगा, आप लोग कमेंट कर देना, आप पहले पढ़ लो, आपको फिर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करना, जो भी होगा मुझे प्रॉब्लम, मैं इसको मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो बना दूंगा इन सब पे भी। हालांकि जो जीएस की जो दोस्तों क्लासेस है वो पेट के एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज लेके आऊँगा मैं, ठीक है। और जैसा भी होता है, कुछ चीज़ें ऐड और करना रहेगा तो मैं कर दूंगा। और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का मैं लिंक डाल रहा हूँ, उसमें आप सब लोग ज्वाइन हो जाना। एक हफ्ते बाद से मैं, और भी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं तो एक हफ्ते बाद से मैं क्या करूँगा,
टॉपिक वाइज पीडीएफ या हो सकता है कंपाइल करके पीडीएफ मैं उसमें डालूंगा, क्विक बुक का भी या फिर और अदर जगह से भी मुझे मटेरियल किसी टॉपिक का बहुत अच्छा मिलता है तो मैं देख के तभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो रहा आज के लिए मेरा इतना, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे दोस्तों आप ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कुछ नया आपको मिलेगा, इसकी मैं गारंटी आपको लेता हूँ। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।